कमलनाथ जी ने तो ये भी कहा था जब हम शासन में आएंगे तो किसानों को कर्जे सारे माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आप देखिए 15 महीने की सरकार थी, किसी का 5 रुपये कर्जा माफ़ हुआ, किसी का 250 रुपये कर्जा माफ़ हुआ। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @ पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 का YouTube चैनल और खबर विभाग। हमारे साथ आज एक खास शख्सियत हैं जिनका नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इतना तारुफ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम इस वक्त ग्वालियर की IBC 24 की जनसंवाद में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसी कार्यक्रम में देवेंद्र प्रताप सिंह जी आए, हमने इनको मंच पर सुना। बड़ी सकारात्मक राजनीति की तरफ बात करते हैं और राजनीति में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? सबसे पहले आपको धन्यवाद, मुझे मंच साझा करने के लिए बुलाया आपने। देवेंद्र जी, आप अभी जब मैं आपको मंच पर सुन रहा था, IBC 24 की जो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं सुन रहा था, तो आपने अपने समकक्ष वक्ताओं की सबसे पहले तारीफ़ की, फिर उसके बाद आप मुद्दों पर आए और एक एक कर करके आपने जवाब भी दिया, ठीक जवाब दिया, लेकिन आप उग्र और आक्रामक नहीं हुए। तो हम ये समझे कि राजनीति का कुछ दौर बदल रहा है और देवेंद्र जी उसके वाहक बन रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि आक्रामक होना ही ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि आक्रामक कब होना है वो भी निश्चित होना चाहिए, और राजनीति में मुझे लगता है धैर्य होना बहुत आवश्यक है। और जो लोग धैर्य नहीं रखते हैं निश्चित तौर पर उनको तकलीफ़ आती है। मैं ऐसे बहुत सारे नामों पर नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, तो इसलिए जो धैर्य की अगर बात करेंगे, आक्रामक ना होने की बात करेंगे, तो शायद मुझे विरासत में अपने पिता से ही मिला है। क्योंकि उनको जीवन में मैंने भी हमेशा कई मौके पर देखा है, कई चैनल्स पर देखा है, कई सारी पत्रकार वार्ताएँ होती हैं, कई सारी बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं। मैंने उनसे हमेशा एक ही चीज़ सीखी है कि जो भी काम करना है धैर्य से कीजिए, इत्मीनान से कीजिए। और आक्रामक की बात करें तो शायद मैंने तो कभी पिता को ऐसा नहीं देखा भी। अगर पिता की बात करूं तो जब किसान आंदोलन के विषय में जब कांग्रेस के लोग उसको काला कानून कह के बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद देश में भी और पार्टी के लोगों ने शायद पहली बार देखा था कि उन्होंने पार्लियामेंट में तो थोड़ा आक्रामक रूप में उन्होंने बोला कि काला इस कानून में है क्या, वो बताइए। मतलब इतना उग्र मैंने कभी नहीं देखा। तो जब उनने अपने राजनीतिक जीवन में आक्रामकता नहीं रखी, तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए मैं भी उससे दूर ही रहता हूँ और हमेशा इत्मीनान से काम करने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये माना जाए देवेंद्र जी धीरज रखेंगे, 2023 में भी धीरज रखेंगे कि अभी अपेक्षा कुछ कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं अपेक्षा कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहली बात, मुझे खुशी से इस बात में होती है, पार्टी मुझको कहे कि आपको ये काम करना है। और जो पार्टी मुझे काम देती है, कभी कहती है कि ये कार्यक्रम करना है, इसमें आपको सहयोग करना है, आपको चिंता करनी है, मुझे लगता है वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बात है कि रही बात संगठन में काम देने की, चुनाव में काम देने की, ये सब चलता रहता है, लाइफ का हिस्सा है। अभी उम्र हमारी 35 ईयर्स की उम्र है, तो पूरा जीवन है काम करने के लिए। और मैं हमेशा यही कहूँगा कि पार्टी मुझे काम देती रहे, हमेशा बताती रही ये करना है आखिरी सांस तक, उसके लिए हम तैयार हैं। 35 वर्ष की आयु में तो लोग भारत के संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी भी हासिल हो जाती है, ये भी योग्यता हासिल हो जाती है। तो मैं मानूं कि अगले 2023 की विधानसभा में पिता की विरासत विधानसभा में कुछ संभालेंगे आप? नहीं, मैं कोई पिता की विरासत को संभालने का विषय नहीं है। ये मेरा खुद का चयन है कि मैं राजनीतिक रूप से जुड़ूं। मैं पार्टी से 2009 में जुड़ा, और जब तक आपका व्यक्तिगत खुद का काम नहीं हो, व्यक्तिगत अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं हो काम करने की, तो पिता कहें कि तुमको चुनाव लड़ना है, पिता कहें तुमको ये करना है, मुझे लगता है वो न्याय नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता ने मुझसे कभी नहीं कहा कि आप राजनीति से जुड़ो, ये यहाँ जुड़ो, ये करो, वो करो। और उनके तरफ से ये कि जो करना है अपने हिसाब से करो। तो मैं इस मामले में खुशनसीब हूँ। मतलब कई राजनीतिक परिवार जो होते हैं वो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि सेटल करो, ये करो, वो करो। मैं उस चीज़ों से दूर हूँ। मैं आज जो भी थोड़ी पहचान है वो पिता के कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक कोशिश करते हैं यूथ होने के नाते यूथ के साथ जुड़कर काम कैसे करें, सामाजिक कार्यक्रम कैसे बड़े बड़े हो सकते हैं इस ग्वालियर में, उसको करने की कल्पना मैं करता हूँ और कोशिश करता हूँ। कल्पना साकार भी होती है। तो विरासत नहीं कहूँगा, ये मेरा खुद का चयन है। और पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी का मैं कार्यकर्ता 2009 से हूँ, तो इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ धीरज तो हमेशा है और आगे रहेगी। पर कुल मिला के पार्टी काम देती रहे, इसमें मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन ये देश जो है ना, जब एक डब्बू अंकल का डांस वायरल हो जाता है या रानू मंडल का एक गाना वायरल हो जाता है, तो देश अपेक्षा करता है देर सवेर ये लोग चुनाव लड़ेंगे। जो भी ज़रा सा भी लोकप्रिय हुआ
तो वो चुनाव लड़ने लग जाता है। आप तो इतने सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अगर आपके समर्थकों की, आपके दोस्तों की, आपके शुभ चिंतकों की, आपके परिवार की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इच्छा होगी तो क्या आप पीछे हटेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी राजनीतिक परिवार को से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरे तो पिता ही राजनीतिक, आप जानते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वो इस समय, और बहुत बड़ा उनका एक राजनीतिक जीवन रहा, बाढ़ अध्यक्ष से लेके और लगभग राष्ट्रीय महासचिव तक रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर जब इतने बड़े परिवार से आप होते हैं और थोड़ा सामाजिक होते हैं, तो समाज के लोगों, समाज मतलब जो जनता जनार्दन के बीच में हम रहते हैं, तो उनकी अपेक्षा तो रहती है कि भैया कब लड़ रहे हैं इलेक्शन, अब लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो मुझे उन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा मानता हूँ अगर वो मेरे बारे में ये सोचते हैं तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है और अच्छी बात है। लेकिन कब लड़ना है, कब क्या करना है, ये तो पार्टी तय करती है हमारे यहाँ। और मेरे पिता के बारे में बात करें, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बात करें, चाहे मोदी जी के बारे में बात करें। अब मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात के, लेकिन पार्टी ने तय किया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आप होंगे, तो आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो इस पार्टी के अंदर संसदीय दल तय करता है, पार्टी तय करती है कि कब किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, पार्टी आपको कब कौन सी जिम्मेदारी दे। और अगर पार्टी जिम्मेदारी देने के विषय में सोच रही है और आप तैयार नहीं हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए तैयार हमेशा रहिए, कब पार्टी आपको क्या काम दे इसका कोई भरोसा नहीं होता है। जब आप उचित समय लगेगा कि आपको क्या काम करना है, तो काम लेने के लिए हमेशा राजनीति में तैयार रहना चाहिए, उतना काम हमेशा करते रहना चाहिए। राजनीति से मतलब देवेंद्र जी सिर्फ चुनाव होता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। कई लोग हैं जो सालों साल उन्होंने केवल संगठन में ही काम करते हुए गुजार दिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए गुजार दिए। अगर केवल राजनीति की बात आपका देवेंद्र जी का व्यक्तिगत रूप से झुकाव किस तरफ रहता है? हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद झंडे और पीछे समर्थक और कोई विधायक का पद, सांसद का पद, या फिर संगठन की कोई महासचिव या राष्ट्रीय सचिव कुछ पद ऐसे? मैं बहुत आपको स्पष्ट कह दूं, मैं व्यक्तिवादी विचारधारा को बिलोंग नहीं करता। मैंने बचपन से लेकर और आज तक जो देखा है वो देखा है कि हम विचारवान पार्टी में काम करते हैं, और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद होती है, या अटल अडवाणी जी जिंदाबाद होते हैं, या मोदी जी जिंदाबाद होते हैं, जो टॉप लीडरशिप है। देवेंद्र जी जिंदाबाद नहीं होते क्या? नहीं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, मुझे जिंदाबाद कोई कहे तो मैं उसको रोकने का प्रयास करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, ये सब चीज़ें मोदी जी को जिंदाबाद कहना या देवेंद्र जी को जिंदाबाद कहना तो अच्छी शुभकामनाएं, किसी के अच्छे स्वास्थ्य, जिंदाबाद का मतलब वो हमेशा स्वस्थ रहे। मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, जब आपकी उम्र हो, एक समय होता है। जब लोग, आज मैं 35 साल का व्यक्ति हूँ, कोई मेरे पैर छुए तो मैं उसको मना कर दूँ, नहीं प्लीज़। कुछ लोग छोटे होते हैं, छूते भी हैं कई बार, भाई जैसे होते हैं, लेकिन मैं मना करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बांटने के लिए पहले कुछ हो, आपके पास हो, तब आशीर्वाद कब देता है व्यक्ति? जब 70 साल, 65 साल, 75 साल उम्र होती है, तब कोई पैर छूता है तो वो व्यक्ति आशीर्वाद देता है, तो वो लगता है। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि एक समय आता है, समय के हिसाब से जब जो व्यवस्थाएं मिलें उन व्यवस्थाओं को करिए। जिंदाबाद से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, मेरी आदत है। मध्य प्रदेश की सरकार के आकलन, सरकार के कामकाज का आकलन करते हैं, कभी बैठते होंगे, सोचते होंगे? मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं छोटा ज़रूर था, लेकिन मेरी बहन और भाई इंदौर पढ़ते थे, तो मैं उनको छोड़ने भोपाल इंदौर बाय रोड जाया करता था। और एक समय था 2003 के 3 से लेकर 5 के बीच का, तो इंदौर भोपाल की जो सड़क है 7 घंटे लगा करते थे। और आज मतलब 3 से 4 साल जैसी सरकार 2003 में बनी, और उसके बाद 3 साल बाद वो रोड बन के आज आप 2.5 घंटे में इंदौर पहुंच जाते हैं। राजनीतिक बयान है, मैं भी जाता रहा हूँ इंदौर 2003 में, 4 में, 5 में, और 2002 में राज परिवहन के समय जाते 4 घंटे, ज़्यादा नहीं लगते, 7 घंटे बता दिए। नहीं तो 7 घंटे लगते थे, आपको नहीं पता शायद। हम लोग भी जाते थे, हमको तो कभी 4 घंटे, फिर भी अब आप राजनेता हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ा मैं आपको बता, आज 3 घंटे लगते हैं ना, एग्जैक्टली लगते तो पहले 6 घंटे 7 घंटे नहीं लगते थे। आप बताइए, तो रोड खराब थी, सिंगल रोड हो गए थे, रोड थी नहीं। आप एक राजनेता हैं, थोड़े 1-2 घंटे ऊपर नीचे बन लीजिए, चलिए मान लेते। नहीं, ये बात को मैं गलत नहीं कहूँगा। और क्या है बात है कि जैसा हम स्थिति देख रहे हैं, पार्टी काम बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो ग्वालियर महानगर को देखता हूँ, पहले 12-13 फीट की सड़कें हुआ करती थी, आज सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बिजली हमको लगातार अच्छे से मिल रही है। काम का ये समय का परिवर्तन है, समय के साथ कोई भी सरकार होती शायद ये करती क्या अभी, जैसे चूंकि डेवलपमेंट सभी जगह चल रहा है, कांग्रेस सरकार नहीं कह सकते। यूपीए की गवर्नमेंट 10 साल रही, उन्होंने क्या देश के साथ किया आपने देखा हो। और दावा तो करते हैं ना, 4-5 चीज़ें तो बड़ी महत्वपूर्ण दी हैं, जिनको आप भी, जनधन खाता, जो आधार कार्ड है वो उन्हीं का दिया हुआ है, RTI उनकी दी हुई है, मनरेगा दिया हुआ है। आधार कार्ड कांग्रेस के समय लागू हुआ, लेकिन आधार कार्ड को पूरा एग्जीक्यूशन वो कर पाए 10 साल में नहीं कर पाए। लेकिन अब मैं बताता हूँ फ़र्क सोच का।
9 में भी कंप्यूटर था, 14 में भी कंप्यूटर था। मनरेगा जैसी योजना कांग्रेस के समय लागू हुई, लेकिन मनरेगा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त था कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मोदी जी की जब सरकार बनी, उन्होंने प्रयास किया कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए। उन्होंने आधार कार्ड से उसको लिंक किया, बैंक खातों को लिंक करने का प्रयास किया। आज मनरेगा से भ्रष्टाचार दूर किया। ये कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन आज 2014 के बाद अगर आप तस्वीर देखेंगे तो उन 10 सालों के 10 सालों में बहुत अंतर है। तो काम करने का प्रयास और इच्छा शक्ति तभी तो मजबूत हो सकती है। 10 अच्छा, साल अभी प्रधानमंत्री- अभी अभी शिवराज सिंह चौहान को अपनी बहनें याद आई हैं। ये बहनें 2020, 21, 22 तक नहीं आई थी, 23 में आई हैं। ऐसा कुछ, इसका कुछ ऐसा संबंध सा नहीं लगता? देखिए, मैं ऐसा कहूँ कि जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना से लेके कई योजनाएं लागू, कई बुजुर्गों को उन्होंने तीर्थ कराने का काम किया। लाखों की संख्या जिन लोगों की है, मुझे लगता है समय के हिसाब, बजट के हिसाब से चीज़ों को क्रियान्वित किया जाता है। और लाडली बहना योजना बहुत अच्छी है। 8,000 करोड़ का बजट उसके लिए आरक्षित किया है। मतलब ये माना जाए कि जब हम कर तो रहे ही हैं तो थोड़ा चुनावी फ़ायदा भी ले लिया जाए, क्या फ़ायदा? नहीं, अच्छी गलत क्या है? नहीं, मैं चुनावी फ़ायदे की बात नहीं करूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर मध्य प्रदेश की बहनों को लाभ मिलने जा रहा है तो इसमें मुझे लगता है तकलीफ़ किसी को होनी नहीं चाहिए। लाभ से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय तो देखेंगे ना। देखिए, ये मुख्यमंत्री का काम है कि उनका कोष कब अलाउ कर रहा है, कब नहीं कर रहा। मैं यहाँ से बैठ के तो उनके कोष संग्रहालय को निर्देश नहीं दे सकता। ये सरकार का विषय है, इसका अगर जवाब सरकार के लोग ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि योजना जब भी आती है लोगों के लिए आती है। आज ये बहनों के लिए योजना आ रही है, और ये योजना मुझे लगता है आने वाले समय में मास्टर स्ट्रोक योजना होगी और बहनों को बहुत लाभ मिलने वाला है। और खासकर उन गरीब महिलाओं को लाभ मिलेगा जो किसी के चौका बर्तन करती हैं, किसी का झाड़ू लगाती, सर्वेंट का बेचारी काम करती हैं। उनके लिए मान सम्मान और बढ़ेगा, क्योंकि उनको 1,000-1,500 रुपये महीना मिलता है काम करते। और अगर सरकार की योजना का फ़ायदा उनको मिल रहा है और 1,000 रुपये उनके लिए अलग से मिल रहे हैं, तो शायद उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं मुख्यमंत्री जी की। कमलनाथ तो कह रहे हैं हम 500 रुपये और बढ़ा के दे देंगे, तो फिर तो क्या? कमलनाथ जी ने तो ये भी कहा था जब हम शासन में आएंगे तो किसानों के कर्जे सारे माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आप देखिए, 15 महीने की सरकार थी, किसी का 5 रुपये कर्जा माफ़ हुआ, किसी का 250 रुपये कर्जा माफ़ हुआ। कर्जा वैसा का वैसे कर्जा माफ़ी पे तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे प्रवीण पाठक साहब, ग्वालियर से ही विधायक हैं। वो कह रहे थे कि अगर कर्जा माफ़ 15 महीने में हमने नहीं किया होगा तो मैं अपनी विधायकी छोड़ दूंगा। वो तो ऐसा कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्जा मेरे पास 1 लाख रुपए का, आपने उसमें से 500 रुपये माफ़ करा दिया, तो उसको कर्जा माफ़ी कहेंगे क्या? किसान तो ये सोचता है कि कर्ज अगर माफ़ हो सकता है तो पूरा हो जाए। ये 500 रुपये में, और उसमें तो बहुत आप कर दीजिए ना पूरा। देखिए, मैं जो हो सकता है हमारी सरकार वही कहती है, और जो कहा है वही करते हैं। जो नहीं कर सकते उसको वादा करने का काम हमारी सरकार कभी करती ही नहीं है। मतलब 2023 में ऐसे किसी फ्री बीज को लेके साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा 20 साल सरकार ने बहुत काम किया है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति बदली है, जो प्रदेश आज बदला हुआ दिखाई देता है, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। और आज आप कहीं भी जाएंगे तो पार्टी के प्रति एक अच्छा माहौल है। और चाहे मोदी जी की सरकार को देखें, चाहे स्टेट की सरकार को देखें, माहौल अच्छा है और उसी पर पार्टी जनता वोट करने वाली है। माना जा सकता है कि 2023 में किसी कमलनाथ की सरकार को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, देखिए, हमने ना कभी गिराया है ना कभी गिराएंगे। और रही बात गिराने की, तो ये बताइए, अगर हमको गिराना होता तो हम कांग्रेस को सरकार बनाने क्यों देते? हम तो उसी समय जब हुई थी तो गिरा देते। ऐसा नहीं है। 15 महीने बाद स्थितियाँ निर्मित हुई, स्वाभाविक रूप से जो स्थितियाँ निर्मित हुई उसके हिसाब से कांग्रेस की सरकार गिरी, और हमारा तो कुछ इसमें लेना देना भी नहीं है। और बाद में चुनाव हुए, चुनाव में वो लोग फिर जीत कर आए, तो ये उनकी पीड़ा थी। मैं नहीं कहूँगा कि हमारी पीड़ा थी कि हमें सरकार बनाना है। ये उन लोगों की पीड़ा थी जिनकी पीड़ा को कांग्रेस में सुना नहीं गया, और जब सुना नहीं गया तो उन्होंने अपने रास्ते अलग चुने। ये बात अलग है कि वो रास्ता भाजपा की तरफ आकर मुड़ा। तो यही कहूँगा मैं। तो देवेंद्र जी अभी 35 वर्ष के हैं, और आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप कम से कम 10-12 साल अभी वेट करने तैयार हैं। पूरी ज़िंदगी वेट करेंगे। उस पार्टी हमेशा काम देती रहेगी, काम करते रहेंगे। पार्टी के प्रति जो मिलेगा उसको करने के लिए 15 साल नहीं, 25 साल, 40 साल कोई दिक्कत नहीं। बस पार्टी काम देगी, आपको ये करना है, बात खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवेंद्र जी का कहना है, और देवेंद्र जी जैसे सकारात्मक व्यक्ति हैं, पूरी बातचीत का जो लबोलुआब है वो यही नज़र आता है कि वो एक सकारात्मकता की राजनीति करते हैं। और ऐसी राजनीति का एक वक्त है, बदला हुआ वक्त है। हम इससे पहले 2 और शख्सियतों के साथ आपके साथ बात कर रहे थे, उनका भी कुछ इस तरह का था। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत बहुत बदल रही है, बहुत नए ढंग से, नए तरीके से की जा रही है। तो हम सकारात्मक हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।